हेलो फ्रेंड्स। डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आज हमारा एमसीक्यू का सेकेंड डे है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। आपको स्टडी प्लान मॉर्निंग में मिल गया था और कल के वीडियो के एंड में भी आपको स्टडी प्लान मिल गया था। उसके बाद हम लोग आज करने वाले हैं कंप्यूटर में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट मतलब एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग को करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में ही है, कंप्यूटर के बाकी सब हिंदी में ही है। देखते चलो, मैं हिंदी में बताते चलूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है कि कंपाइलर है कि सिस्टम है कि प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है ना। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपाइलर भी नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, तो वो कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको याद रखना, कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, इसको याद रखिएगा। सेकंड देखिए, विच इज नॉट एमएस वर्ड, इनमें से कौन सा एमएस वर्ड के अंदर का फंक्शन नहीं है। ठीक, तो आपने सभी ने एमएस वर्ड यूज किया, उसमें इटैलिक फंक्शन होता है, डेफिनेटली इटैलिक होता है, उसमें फॉन्ट चेंज करने का होता है, उसमें बोल्ड करने का होता है। तो मैजिक टूल इसमें नहीं होता, एमएस वर्ड का ये टूल नहीं है। व्हाट, मैजिक टूल। सो यही इसका आंसर होगा। ओके, आगे देखिए, इनमें से डैश कैन नॉट बी यूज्ड एज यूज टू वर्क इन एमएस ऑफिस, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस में काम करते समय हम प्रयोग में नहीं लाते। पहला है जॉयस्टिक, दूसरा स्कैनर, तीसरा लाइट पेन, चौथा माउस। तो एमएस वर्ड में काम करने के लिए हम ये तीनों का यूज कर सकते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग गेमिंग में किया जाता है, इसको याद रख लेना, गेमिंग में, गेमिंग खेलते समय इसका उपयोग किया जाता है। ओके, और ये इनपुट डिवाइस है, याद रखना कैसा डिवाइस है, इनपुट। स्कैनर भी इनपुट है, लाइट पेन भी इनपुट है और माउस भी इनपुट है, सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। बट जॉयस्टिक हम लोग यूज करते हैं गेमिंग में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण है। पेज ओरिएंटेशन आपने सुना होगा। ठीक, तो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और A4 ये तीनों पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण नहीं है। लैंडस्केप होता है पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण, और एक और भी होता है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। एमएस वर्ड में हमको अगर सभी चीज को सेलेक्ट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा। सभी चीज को क्या करना है, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या होगा, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल+A, याद रखिएगा, कंट्रोल+S, A। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कंट्रोल+S का क्या काम है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। कंट्रोल+V का काम पेस्ट का होता है, कंट्रोल+C का काम क्या होता है, CTRL+C का काम क्या होता है, कॉपी करने का। L का मुझे याद नहीं आ रहा, ये थोड़ा चेक कर लेना। अगला प्रश्न है, कंट्रोल+N का काम क्या है। डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को ओपन करना, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। तो कंट्रोल+N, N मतलब न्यू, तो ये क्या काम आएगा, नए डॉक्यूमेंट को करने का क्या है, शॉर्टकट की है। अगर कोई नया डॉक्यूमेंट आपको लेना है तो कंट्रोल+N कर देना, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अगर कोई पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो CTRL+O करना है आपको। सेव के लिए कंट्रोल+S है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वेयर कैन यू फाइंड द ड्रॉ टेबल टूल बटन। ड्रॉ टेबल टूल बटन आपको कहां पर मिलेगा, फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलेगा कि ड्राइंग टूल बार में मिलेगा कि स्टैंडर्ड टूल बार में मिलेगा कि टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलेगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, कहां पर आपको ड्रॉ टेबल टूल बटन मिलेगा। तो ये हमको मिलता है टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। जितने टूल बार है ना, उसको एक नजर देख लेना, एमएस ऑफिस पढ़ते समय ये सब से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है एमएस पावर पॉइंट में। तो स्लाइड शो के लिए हम लोग यूज करते हैं F5। ओके, चलिए, नया प्रेजेंटेशन डैश से बना सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेके, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से, कि ऑल ऑफ द अबव, सभी से। नया प्रेजेंटेशन हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन मतलब एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेके बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग का मतलब जो ऑलरेडी आपके में सेव है उसको आप एडिट करके बना सकते हो। डिजाइन टेम्पलेट आजकल दिया जाता है कि वो पहले से डिजाइंड होता है, उसमें आपको केवल नाम वगैरह कुछ कुछ चेंज करना होता है, बाकी वो टेम्पलेट उसका रेडी रहता है।
तो इन तीनों से आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन सीजी व्यापम का है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम का प्रतिशत कितना है, मैक्सिमम जूम का प्रतिशत कितना है एमएस पावर पॉइंट, तो उसका आंसर हो जाएगा 400%। इसको याद रखना, एमएस पावर पॉइंट में 400% आप जूम कर सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में किस शॉर्टकट की उपयोग स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है, ये व्यापम का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, व्यापम का। तो इसका आंसर है F7। F7 से हम क्या चेक करेंगे, स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक। जैसे हमने एमएस वर्ड में कुछ टाइपिंग किया और स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, तो मुझे डाउट लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही F7 प्रेस करूंगा, जैसे ही F7 प्रेस करूंगा, वो उसके नीचे अगर कोई वर्ड, जैसे मैंने लिखा है WORD की जगह WARD लिख दिया है, तो उसके नीचे रेड में ऐसे अंडरलाइन आ जाता है, ठीक है। और सजेशन भी देगा कि ये WARD नहीं होगा, इसके प्लेस में WORD होना चाहिए। तो जैसे उसको क्लिक करोगे तो अपने आप ओ हो जाएगा। समझ में आया? वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट एडिट करने के लिए, टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, या सभी। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग हम लोग करते हैं, टेक्स्ट लिख भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। एमएस वर्ड में जाके आप ये सब काम कर सकते हो। अब मैथ्स के क्वेश्चन में चलते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन, ये पहला प्रश्न बोल रहा है आज हमको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने थे। तो सारे क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है, ध्यान से देखिए। 3 घंटियां जो है एक 11 AM पर बज रही है, सॉरी 3 घंटियां 11 AM को एक साथ बजती है। अपने पास 3 घंटी है, एक घंटी ये ले लो ए, इसका नाम ए रख लो, दूसरी घंटी बी ले लो, तीसरी घंटी सी ले लो। तीनों 11 बजे बजती है मॉर्निंग में। अब एक घंटी हर 20 मिनट में रिपीट करेगा, दूसरा घंटी 30 मिनट में बजेगा और चौथा घंटी हर 40 मिनट में बजेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो अगली बार कब एक साथ बजेंगे। अभी 11 AM में बजे थे, अब अगली बार एक साथ कब बजेंगे। तो इसी क्वेश्चन में आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इनका, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 दूनी 8 होगा, 80। 80 में के टेबल में 30 नहीं आएगा, तो 30 के टेबल में 80 नहीं आता, मतलब 12 ले लो, 120। 120 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लघुत्तम समार्थ 120 आ गया, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो 11 बजे बजे थे ये, तो 11 में 2 जोड़ दो, 12 और 1, तो 1 PM को क्या होगा, ये घंटी फिर बजेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हर 20 मिनट बजेगा, तो 11:20 में बजा, फिर 11:40 में बजेगा, फिर 11:60 मतलब 12 बजे बजेगा। समझ रहे हो, इस तरह से कर भी सकते हो, लेकिन एलसीएम मेथड से करोगे तो आसानी से आंसर आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। तो इसके लिए क्या करना है, ये संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। मैं यहां संख्या को लिख देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। 25, 73, 97, इनके बीच का गैप निकालो, कितना आया, 5 में 3 गया 2, 10 में 2 गया 8, 6 में 2 गया 4, 48। इसके बीच का गैप निकालो, 7 में 3 गया 4, 9 में 7 गया 2, 24। अब 25 और 97 के बीच गैप निकालो, तो कितना आ गया, 2 और 7, 72 आ रहा है, ठीक है। तो नंबर क्या क्या है, एक बार नंबर लिख देता हूं, 48 है, 24 है, 72 है। इनका एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो इसका एचसीएफ निकालोगे, 24 दूनी 48 होता है, और 4 3 12 3 72 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 24। तो आंसर कितना हो जाएगा, 24। तो मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। तो 24 से आप 25 को भाग कर लो, 73 को भाग कर लो और 97 को भाग कर लो, प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। यही नियम है इसको निकालने का। इसको इस तरह से आप निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो और भी कुछ क्वेश्चन लेके। यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो अपने पास 3 क्रमिक संख्या, मान लो एक x है, दूसरा x+1 है, क्रमिक बोला गया है, और x+2, इनको गुणा करने से 210 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो उस केस में 210 को फैक्टराइज कर दो। तो इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, 21 गुणा 10 होता है, 21 को और करोगे तो 3 गुणा 7, और इसको लिखोगे 5 गुणा 2। आप थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे, आप लोग ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को।
एक सेकेंड ना, अब अपने पास चार संख्या आ गए ना, 210 को फैक्टराइज करने से 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 210 आ रहा है, लेकिन बोला गया है 3 क्रमिक होना चाहिए, यहाँ तो 4 है, 1 2 3 4, ये 2 है, तो इसको 2 तिया 6 कर दो ना, 2 तिया क्या हो गया 6 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 210। तीन संख्या आ गया, तीनों क्रमागत है कि नहीं है, 5 गुणा 6 गुणा 7, तो तीन क्रमागत संख्या समझ में आ गया, एक 5 है, दूसरा 6 है, दूसरा 7 है, तीनों को गुणा करने से 210 आएगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, 5 और 6 का योग 11, ये इसका आंसर है। राइट, समझ में आ गया। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 84, तो बड़ी संख्या को बताना है। तो 3 और 4 का गुणनफल कितना होगा 12, 4 तिया 12, 12 से 84 को भाग कर दो और कुछ नहीं। ऐसे में 12 सत्ते 84 होता है क्या, आई थिंक है ना, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84, भाग करने 7 आ रहा है। तो पहली संख्या कितना होगा 3 सत्ते 21 होगा, और दूसरी संख्या 4 सत्ते 28। आपसे क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 28 है, छोटी संख्या 21 है, लेकिन बड़ी संख्या पूछा है इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया। 3 और 4 को गुणा करो 12 आया, 84 से 12 को भाग कर दो तो 7 आया, तो एक संख्या 3 गुणा 7 है, दूसरी संख्या 4 गुणा 7 है। आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो 7 चौक 28 इसका सही आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वो ट्रैफिक लाइट जैसा है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, याद रखना। ये होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अब आज आपको हिंदी में करना था उपसर्ग। हिंदी में क्या करना था, उपसर्ग। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या होता है, कल प्रत्यय किए थे, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगेगा, उपसर्ग भी शब्दांश है, वो क्या लगेगा आगे लगेगा, याद रखना। तो अभ्यागत में क्या हो जाएगा, इसका आंसर अभिधन आगत, ठीक है, अभ्यागत ये इसका आंसर होगा, सही आंसर। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें उपसर्ग है। दूसरा देखते हैं, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, तो उत्तधन नति, उन्नति, उत्तधन नति, उन्नति, इसका सही आंसर क्या है उन्नति, उत्तधन नति, उन्नति। जैसे नियम होता है आधा तक परिवर्तन हो जाता है पूरे नाम में। ठीक, अध्यक्ष में उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में आई थिंक अधि है मेरे ख्याल से, है ना, अधिधन अक्ष अध्यक्ष, अधिधन अक्ष अध्यक्ष। बहुत सारे नियम होते हैं उपसर्ग में, आपको याद करना ही पड़ेगा बहुत सारे नियम को, या तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो सीधे सीधे आपको ट्रिक याद हो जाता है। जैसे जैसे अध्यक्ष है तो अधिधन अक्ष 6-7 बार पढ़ो, लगातार 3 दिन तक पढ़ोगे तो याद होगा। वैसे हिंदी में इतना लोड मतलब 5 ही क्वेश्चन आ रहा है। खुश दिल में कौन सा उपसर्ग है, तो खुश दिल में खुश उपसर्ग है। ये सब याद करने वाला चीज है, इसलिए आप लोग आज पढ़े होंगे, ऐसा मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आज आप लोग पढ़े होंगे। फिर भी जिनको जो भी डाउट रहता है ना, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दिया करो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सुशील में कौन सा उपसर्ग है, सुशील में कौन सा उपसर्ग है, तो सुशील में आई थिंक सुधनशील, सुशील तो सु उपसर्ग है। ऐसे ही कुछ और देखो, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्येक में प्रतिधन एक होता है उपसर्ग इसका, प्रतिधन एक, याद रखना क्या होगा, प्रति उपसर्ग होगा, प्रतिधन एक बराबर क्या होता है प्रत्येक। डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ो, डेली डेली लेकिन पढ़ो, डेली स्टडी प्लान। कभी कभी मेरा मिस होगा, बट कोशिश रहेगा कि हमेशा मैं करूं। अब देखो होली में फिर मैं घर जाऊंगा अभी, तो हो सकता है कुछ वहां बिजी हो जाऊं कुछ दिन, तो उसका देखेंगे, बट मेरा प्रयास रहेगा आपके लिए डेली स्टडी प्लान लाने का, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ने का प्रयास करो। निष्फल में कौन सा उपसर्ग है, तो निष्फल में निस धन फल उपसर्ग है, निस, ये वाला। ओके, भारत में अब आज आपको किसका करना था, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने थे ना, तो नेशनल इनकम से रिलेटेड मैंने कुछ लेके आए हैं आपके लिए। देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, तो ये कराया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी, आई थिंक केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। किसका, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना का काम किस मंत्रालय द्वारा, तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का जो विभाग है, सीएसओ,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है एक्चुअल में। भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष या इसको बेस ईयर कहा जाता है, तो बेस ईयर कौन सा हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, अगर पता है तो कमेंट करो। इसका आंसर है 2011-12। हमारा भी करंट में बेस ईयर क्या है, 2011-12, ये हमारा बेस ईयर, यहां से हम कंपेयर करते हैं भारत का। अब ज्योग्राफी में आज आपको करना था, तो ये ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, याद रखना। और अगर पूछा गया उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। ये उत्तरतम बिंदु है, ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, याद रखना। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है कौन सा चैनल जो है, या कौन सा जल संधि है, वो क्या करता है, भारत को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, तो वो है पंबन चैनल। ठीक है, पंबन आइलैंड भी है और पंबन चैनल भी है, चैनल। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, भारत और चीन के बीच सीमा कौन सा है, मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा है, रेडक्लिफ है। डूरंड का मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार डूरंड देख लेना, ये भी कोई सा चैनल है, डूरंड याद नहीं आ रहा है, बट मैकमोहन है भारत और चीन के बीच, ये याद रखना आप। कल वीकली प्लान का गुरुवार रहेगा, डे 4 रहेगा, थर्सडे। कल आपको कंप्यूटर में प्रिंटर करना है। प्रिंटर ऑलरेडी आप लोग वीक 1 में किए थे, ये एज अ रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं कर पाए हैं उनको अच्छे से करना है। हिंदी में आपको व्याकरणिक अशुद्धियां वाला जो सेक्शन है वो करना है। मैथ में आपको सामान्य ब्याज करना है। सामान्य ब्याज में कोशिश करिए सिंपल इंटरेस्ट को निपटाने का। इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको करना है 5 ईयर प्लान, मतलब पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक को करना है 5 ईयर प्लान, यहां से एक क्वेश्चन आने की चांस है। ज्योग्राफी में आपको करना है वन एवं मृदा, ये टॉपिक को करना है, वन एवं मृदा को। ओके। छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में आप लोग आज मराठा किए होंगे, मराठा साम्राज्य के जस्ट बाद दिया होगा। इसमें कांग्रेस के सेशन वगैरह होंगे, आई थिंक, मुझे लगता है वो कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पार्टिसिपेट किए हैं कांग्रेस के सेशंस में। ठीक, कांग्रेस का संघ जब गठन हो रहा था 85 में, तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ऐसे करके स्टार्टिंग में दिया है कुछ, वो कर लेना टॉपिक में। बाकी करंट अफेयर डेली करिए, बाल विकास का डेली 2-2 पेज करिए, हो जाएगा, इतना कल करिए। उसके बाद हम लोग फिर से मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको सजेशन देना है कमेंट में छोड़ देना। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में।